अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारस नावेल बाय निमरा अहमद। होटल की लॉबी में मामूल की गहमा गहमी थी। दोपहर के वक्त भी रंगों, खुशबुओं और रोशनियों का समा था। लोगों की चहल पहल, वेटर्स का आना जाना, रिसेप्शन डेस्क के पीछे खड़े स्वेटेड वेटेड अफराद जो हर एक मुस्कुराहट के साथ खुशामदीद कह रहे थे। ऐसे में कॉरिडोर से चलकर आती दिखाई दी तो रिसेप्शनिस्ट जरा से मुस्तैद हो गई, मगर उनकी तरफ मुतवज्जा नहीं थी। हमेशा की तरह संजीदा चेहरा ले, कानों में बालियां, कंधों पे शॉल जो आगे लाकर बासों पर इकट्ठी करके डाली थी। वो चलते अपने से एक कदम पीछे आते फाइज की बात सुन रही थी। मैं सिर्फ मशवरा दे सकता हूँ, अमल करना या न करना आपका काम है। वो हाथ में टैबलेट पकड़े समझाने वाले अंदाज में बोलता चला रहा था। हमारा होटल मेन सिटी से 30-40 मिनट की ड्राइव पर है। आसपास कोई अच्छा होटल तक नहीं है, सिर्फ रिहायशी बंगले हैं या चंद एक शॉप्स और एक दो ढाबे। ऐसे में सयाह करती ये है कि दिन भर हमारे होटल की वसी और इस लॉन पॉल कॉट्स वगैरह में सैर करते हैं, तस्वीरें बनवाते हैं और फिर साथ वाले किसी ढाबे पर लंच करके ए जा ओ जा। ऐसे में नुकसान हमारा हो रहा है। लॉबी की एक तरफ लगी दो आमने सामने सोफे में से एक पर वो बैठी और अपना पर्स मेज पर रखा। फिर उसे सर के इस बात से बैठने का इशारा किया। वो निश्चित संभालते ही कहने लगा, हमें इस खामखा के रश को जरा डिसिप्लिन करना होगा। लोग जिन कॉटेज पोल्स लॉन्स की मुफ्त में सैर करते हैं, उनकी मेंटेनेंस पर हम महीने का लाखों रुपया खर्च करते हैं। इसलिए मेरा एक मशवरा है मैम। पारस ने मेज पर रखे पानी से भरे वाइन ग्लास को उठाकर लबों से लगाया। वो खामोशी भरे ध्यान से सुन रही थी। हमें होटल एंट्री का टिकट रखना चाहिए, फी नफ्स चंद 100 रुपये, यूँ हर चीज़ बैलेंस हो जाएगी। पारस ने गिलास मेज पर रखा और आंखें से गिरे पुरसोच अंदाज में उससे देखा। ये तो किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाने वाली बात हुई। क्या लोग हमारी मजबूरी से फ़ायदा नहीं उठाते? क्या एथिकल है कि आप किसी होटल में जाएं, 2-3 घंटे वहाँ घूमें फिरें और फिर वहाँ एक पैसा खर्च के बगैर वापस चले जाएं? हम भी तो लोगों को ज़बरदस्ती निकाल नहीं सकते। मगर सिर्फ दाखिले का इतना टैक्स? मैम देखिए, ये टैक्स उनके खाने के बिल में एडजस्ट हो जाएगा। हम कहेंगे कि जितना आपका टैक्स बन रहा है आप इतने का खाना फ्री खा सकते हैं, सिंपल। ओके, अब आपने दुरुस्त बात की है। उसने ताइदी अंदाज में सर हिलाया। फ़ाइज़ ज़रा सा मुस्कुराया। ऐसा करते हैं मैं? पारस बोलते बोलते रुकी। एक वेटर उसके करीब आया और चुप कर कहने लगा, ये साहब आपसे मिलने आए हैं। साथ ही उसने एक कार्ड पारस के सामने रखा। उसने अचंभे से कार्ड उठाया। शुजा ताहिर अली। अल्फाज पढ़कर उसके चेहरे पर साया सा लहराया। आंखों की पुतलियां साख्त हो गई, जैसे सांस रुक गई हो। फिर उसने हैरत से सर उठाया। किधर है साहब? उसने धीरे से वेटर से पूछा, इतनी आहिस्ता से कि फाइज को बमुश्किल सुनाई दिया। वो अब किसी भी डिसेंट आदमी की तरह सर झुकाए बज़ाहिर अपने टैब पर कुछ काम कर रहा था। उस तरफ वेटर ने रिसेप्शन पर खड़े एक ग्रे कोट वाले शख्स की तरफ आंखों से इशारा किया। पारस ने उस तरफ देखा और शख्स की पुश्त थी उस जानिब। वो बिल्कुल साख सी हुई। चंद साने उसे देखते रहे, फिर उसके चेहरे पर इस्तिराब बिखरा। उन्हें बुला लीजिए, जरा बेचैनी से बोली। वेटर सर हिलाकर रुखसत हो गया। पारस ने फाइज को देखा। आपकी विजिटर है तो मैं ज़रा एडमिन ब्लॉक से अपने कुछ पेपर्स ले लूँ? वो फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। पारस ने बेतवजही से सर हिला दिया। उसका ध्यान बढ़ चुका था। फाइज ने लॉबी से निकलते गौर से रिसेप्शन पर खड़े आदमी को देखा। उसका चेहरा याददाश्त में महफूज किया और आगे बढ़ गया। वेटर ने उस आदमी के करीब जाकर कुछ कहा। वो सर हिलाकर मुड़ा और पारस की मेज़ की जानिब देखा, फिर नरमी से मुस्कुरा दिया। वो गंदमी रंगत का खुश शक्ल सा आदमी था, जिसकी आंखों पर लगे फ्रेमलेस ग्लासेस के चेहरे की नरमी में इजाफा कर रहे थे। पारस मुस्कुराए बिना अपने ग्लास की तरफ मुतवज्जा हुई। घूट भरकर उसे वापस रखा तो अंदर मौजूद 2 घूंट पानी हौली हौली हिलता साख्त होने लगा। कुन आँखों से उसे वो आदमी अपनी तरफ आता दिखाई दे रहा था। लॉबी काफ़ी वसी और अरीज थी। दरमियान में नज़्म, फव्वारा, लोग, मेज़ें, हर कॉर्ड की साइड से निकलता अपने और उसके दरमियान फासला घटा रहा था। ग्लास का पानी अब सख्त हो चुका था। शफाफ माया पर अभी तक पारस की आंखें जमी थी। कार्ड पर लिखे एक नाम ने पानी पर बहुत सी तहरीरें लिखनी शुरू कर दी थी। अनदेखी मगर अनमिट तहरीरें। दरवाजा धीरे से खटका था। पहले 2 दफ़ा हल्की दस्तक, फिर तीसरी तेज दस्तक। वो जो किताबी खोले सहन में बैठी थी चौंक कर सर उठाया। ये दस्तक को पहचानती थी। उसने किताब पर हटाई, माथे पर शुक्र ले उठी। एक नज़र बरामदी को देखा। अम्मा और शकील दोपहर सोकर गुजार रहे थे। वो दरवाजे पर आई और उसे खोला। क्या है? उसने उसी पुरशुकन पेशानी के साथ सवाल किया। वो ताई सो रही है? सामने खड़ा लंबा तिरंगा मगर नरमी से मुस्कुराता लड़का जरा झिझका। हाँ, अब बताओ क्या काम है? वो जल्दी में थी और बेजार भी।
उस सुबह मैंने तुम्हें गली में जाते देखा था, तुम लंगड़ा कर चल रही थी। वो सर झुकाए जल्दी जल्दी बोलने लगा, मुझे लगा तुम्हारे पाँव में जख्म है, फिर लगा कि जूता टूट गया है। हाँ टूट गया था जूता, आगे बोलो शुजा, वो कोफत से बोली। एक उसी के आगे तो सारी बेजारी दिखाई जा सकती थी। हाँ तो मैं भी बाजार जा रहा हूँ, जूता दे दो, मोची से बनवाता लाऊंगा, मैं खुद बनवा लूंगी, ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं, अब जाओ, अम्मी ने देख लिया तो गुस्सा करेगी। वो दरवाजा बंद करने लगी। दे दो ना, मैं बनवाता लाऊंगा, साथ में ही तो है, वो बेबसी से बोला। कहा ना मैं खुद बनवा लूंगी, अब जाओ। उसने ठग से दरवाजा बंद कर दिया। एक तय था कि उसे जिंदगी में कोई तब्दीली चाहिए थी ना, ये तब्दीली लाने की कोशिश करना थी। उसने खुद को पानी की धारे पर छोड़ रखा था, पानी जो अब भी गिलास में ठहरा था। पारस ने निगाहें उठाकर फिर देखा, शुजा फव्वारे की एक तरफ से निकलकर उसकी जानिब बढ़ रहा था। अभी दरमियान में बहुत रास्ता था, अभी उसे फव्वारे का आधा चक्कर काटना था। फव्वारा जिससे निकलती पानी की धारे उबल उबल कर हौस में गिर रही थी, उन कतरों में चेहरे थे, अधूरे इन मिट चेहरे। तुम्हें किसने बोला था मेरे लिए जूते लाने को? उसने चिन्ने वाले अंदाज में प्लास्टिक के जूतों का थैला उसके हाथों में वापस समाया। शुजा ने सर झुका दिया। मैंने आज सुबह फिर देखा, तुमने जूता ठीक नहीं करवाया, तुम ताई की खुली पुरानी जूती पहनकर जा रही थी। हाँ तो तुम्हें क्या? मुझे अच्छा नहीं लगता पारो, मैं तुम्हारे चचा का बेटा हूँ, साथ वाले घर में रहता हूँ, एक जूता भी नहीं लाकर दे सकता क्या? उसके अंदाज में फिर बेबसी दराई थी। नहीं, मुझे कुछ लेना होगा तो अपने पैसे से लूंगी, तुम्हारी खैरात नहीं चाहिए मुझे। वो चौखट पर खड़ी दबे दबे गुस्से से बोल रही थी। अंदर जमा होते गुस्से को अगर बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही सुराख मिले तो पूरे जोर से उसे जगह से निकलता है और फिर वो नहीं देखता है कि वो किस पर गिर रहा है। पारस और सुजा का भी यही मामला था। अच्छा, सारे पैसे तो तुम ताई को दे देती हो, अपने लिए क्या कर लोगी? वो भी जैसे जुरात करके बोल पड़ा। पारस लम्बे भर को चुप हो गई। ये जूते रख लो, जब तनख्वाह मिले तो पैसे दे देना। नहीं, मुझे नहीं रखने, ये मत समझना कि मेरे पास पैसे नहीं, बहुत पैसे हैं, मगर हाँ जब तनख्वाह मिलेगी तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी, ले आना कुछ बाजार से, मगर मेरे पैसों का। हाँ। उसने फिर से दरवाजा ठक से बंद किया। मंजर धुंधला गया। उस धुंध से एक और दिन, एक और पैर, एक और घड़ी तुरु हुई। धुंध छिपने लगी। वो छत के मुंडेर के एक तरफ खड़ी तनकीती नजरों से उलट पलट कर उन चूड़े के साइज की सिलर बालियों को देख रही थी। मैंने तुम्हें 50 रुपए दिए थे, ये 50 के तो नहीं है? मुंडेर की उस तरफ खड़े सुजा का रंग फीका पड़ा। उसने थूक निकला। नहीं तो पूरे 50 रुपए के? नहीं, मैं उसे सिलाई के लिए लेस और बटन लेने गई थी सदर, वहाँ बिल्कुल ऐसी बालियाँ देखी थी, मगर वो 100 रुपए की थी। वो शश पंज में पढ़कर नफी में सर हिला रही थी। हाँ नहीं, ये भी 70 की थी, मगर मैंने भाव ताव करके कम करवा ली कीमत। तुमने भाव ताव थोड़ी किया होगा, एक ही दफ़ा कीमत पूछी होगी। हाँ ये भी है। उसने नीम रजामंदी से सर इस बात मिला दिया, फिर छत के दरवाजे को देखा। अच्छा अब तुम जाओ, अम्मी ने देखा तो कयामत आ जाएगी। मुझे भी नहीं पसंद यूँ मिलना, आइंदा काम हो तो सीधे दरवाजे से आना। वो दो टोक कहकर बालियों का पैकेट उठाए अंदर की तरफ भाग गई। सुजा नरम मुस्कुराहट के साथ उसे ज्यादा देखता रहा। उसकी आंखों में ढेरों चमक थी। फव्वारे के चमकेले पानी की तरह टिप टिप करते कतरे हीरों की तरह जगमगा रहे थे। पारस ने अब की बार निगाहें उठाई बगैर महज कुन आंखें से जांचना चाहा कि वो कितना फासला अबूर कर चुका है। वो अब मेजों की उस तरफ ग्लास वॉल के साथ साथ चलता आ रहा था। ग्लास वॉल की दूसरी जानिब होटल का खुला सा शफाफ नीला चमकता स्विमिंग पूल था। वो ऐसा था जैसे मुस्ततील गले में नीला कांच भर के जमा दिया हो। नीले कांच में भी कहानियां थी, अधूरी इन मिट कहानियां। वो रात के वक्त छत पर कुर्सी डाले बैठी तारे देख रही थी। गर्दन कुर्सी की पुछ से टिकाकर चेहरा आसमान की तरफ कर रखा था। चोटी पीछे गिरी थी और बालियां कानों में चमक रही थी। जहाँ पूरा साल नहीं पहनती थी बालियां, वहां अब भी न पहनते। आवाज पर चौंकर सीधी हुई। मुंडेर पर बाजू रखे खड़े मुस्कुराते बोला था। उसकी पिछली यादों की निस्बत अब खासा पूरे एतमाद लग रहा था और खुद पारस के चेहरे पर न खलफत आई न बेजारी, बस संजीदगी से देखा। क्या है? इस एक साल में 3 दफा ताई ने तुम्हारे अलमारी से बालियां ढूंढ कर कोड़े में फेंकी। हर दफा उठा लाती हो वापस और धोकर संभाल लेती हो। क्या इसलिए कि उन्हें मैं लाया था? पारस ने जरा से इशाने उचकाए। मुझे लाने वाले से फर्क नहीं पड़ता, अगर पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि ये मेरी वो पहली कमाई जब मैंने खुद पर खर्च की, और शायद वाहिद भी। उठकर अंदर जाने लगी जैसे बैठना बेकार हो। मैं बरतानिया जा रहा हूँ। ठिठक कर रुकी और पलट कर उसे देखा। क्यों? सी आंखों में हैरत उभरी थी। लोग क्यों जाते हैं? पैसा कमाने, घर के हालात अच्छे करने। वो चंद में उसे देखती रही, फिर जरा से कंधे उचकाए। अच्छी बात है, करो, घर के हालात अच्छे, मैं जाऊँ अब?
एक मिनट सुनो। वो सीधा होकर खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर संजीदगी संजीदगी थी। तुम मेरा इंतजार करोगी? नहीं, वहां तब्दीली की कोई ख्वाहिश न थी। अगर मैं कहूँ कि करना तब भी नहीं? उसे जैसे दुख हुआ। नहीं, मेरे पास करने को और भी बहुत काम है। चंदा में दोनों के दरमियान तारीख खामोशी छाई रही। फिर वो ठहरे हुए अंदाज में कहने लगा, मैं खत लिखूंगा, फोन भी करूंगा। अम्मा तुम्हें मेरे खत जरूर देगी। मत लिखना, नहीं फोन करना। अगर मुझे तुम्हारा इंतजार करना हुआ तो मुझे खत या फोन की जरूरत नहीं होगी। न करना हुआ तो तुम्हारे सारे खत, सारे फोन बेकार। मैं आऊंगा पारू, तुम्हारे लिए आऊंगा। बिल्कुल वैसे ही, अगर तुम्हें आना हुआ तो आ जाओगे, और जब आओगे तब की तब देखी जाएगी। अल्लाह हाफिज। वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। पहली सीढ़ी पर कदम रखकर उसने दरवाजा बंद करते हुए आखिरी बार देखा। वो अपनी छत की मुंडेर के पीछे खड़ा यासिया से उसी तरफ देख रहा था। पारू की आंखों में पानी चमका। उसने ऐसा से दरवाजा बंद करते फिर अपनी बालियों को छुआ। पानी का एक कतरा गाल पर लुढ़का, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मगर चौथा नहीं गिर सका। शौरी कोशिश नहीं थी, लाशौरी स्टॉप लग गया था कि जज्बा बस इतना ही था। नीले कांच पर सूरज की शुआएं रक्स कर रही थी। वो ग्लास वाल के साथ चलता उसकी मेज के सामने आ रुका। पारस ने सर उठाया। वो नरमी से मुस्कुरा रहा था। वो बदल गया था, सीधा खुशशक्ल हो गया था। कपड़े भी अच्छे थे, सूट और ड्रेस शर्ट। बहुत अमीर नहीं मगर डिसेंट। वो हल्का सा मुस्कुराई। रस्मी सी मुस्कुराहट ले जगह से उठी। अस्सलाम वालेकुम, क्या मैं आपको जानती हूँ? शुजा की मुस्कुराहट लम्हे भर को फीकी पड़ी। फिर वो दोबारा से मुस्कुरा सर झटका। क्या तुम ये पूछना चाह रही हो कि मैं तुम्हें जानता हूँ या नहीं पारस? मिसेस रिजवान हयात। और नहीं, आप मुझे नहीं जानते। बैठिए। वो हाथ से सामने वाले सोफे की तरफ इशारा करते वापस बैठी और टांग पर टांग रख ली। निफासत, तमकुनत, एतिमाद। शुजा ने जैसे तस्लीम करते सर को इस बात में खमत्यार बैठ गया। अगर आप इजाजत है तो मैं कहना चाहूंगा कि आप मुझे नहीं जानते, मगर मैं आपको जानता हूँ हमेशा से। पारस ने मुस्कुरा कर सर झटका। कितना अजीब लगता है ना शुजा, जब आपकी माजी से कोई उठकर आपके सामने आए और दावा करे कि वो आपको जानता है। पता है, मैं तो हंस देती हूँ ऐसे कुराबतदारों पर। वो हल्का सा हंसी। वो कैसे हमें जान सकते हैं जबकि हमारे और उनके दरमियान कई बरसों की खलीज हाइल हो चुकी हो। वक्त और वक्त के लगाए जख्म ये जितना बढ़ते जाएं इतना ही मासी की कुराबतदारों से आपको दूर कर देते हैं। और हमारे दरमियान तो 8 साल हाइल है। और पता है सुजा, ये खलीज नहीं है, ये तो खला है जिसका कोई किनारा नहीं होता। अपनी बात कहकर वो फिर जरा सा मुस्कुराई। सजा ने उसी नरम मुस्कुराहट के साथ सर होले से झटका। मिसेस फारस, आप उस खला के पार भी वैसी है जैसा आपको होना चाहिए था। इन 8 सालों में मैंने जितनी दफा भी तुम्हारे बारे में सोचा, यही लगा कि अब तुम ऐसी होगी, बिल्कुल ऐसी, और मैं गलत न था। इंसान बहुत पेचीदा मशीन है। जितना इंसान खुद अपने आप को जानता है इतना कोई दूसरा इंसान उससे नहीं जान सकता। यानी मैं इस दावे से पीछे हट जाऊंगी कि मैं आपको जानता हूँ। ठीक है, शायद इसी में बेहतरी हो। पारस उसी तरह बेतासर आंखों से उसे देखती मुस्कुरा रही थी। शुजा, अब इतने अरसे बाद अचानक कैसे आए हो? फुकरा खत्म करती पारस ने गर्दन हिलाए बगैर निगाहें आगे पीछे दौड़ाई। होटल रिसेप्शन, लॉबी की ऊंची छत, 4 दीवारी, बाहर के खुले हरे भरे मैदान। पोलर वापस अपने पर्स तक फिर निगाहें इसकी तरफ उठाई और मुस्कुराई। वो गौर से इसके तासरात देख रहा था। उसकी मुस्कुराहट में एक उदासी दर आई थी। नहीं पारस, मैं उन चीज़ों के लिए नहीं आया। जानता हूँ कि होटल अब तुम्हारी मलकियत है। ये भी जानता हूँ कि तुम एक अमीर बेवा बन चुकी हो। ये नहीं जानता कि तुमने रिजवान हयात से शादी क्यों की थी, मगर मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ। मिलिए। उसकी मुस्कुराहट सिमटी। शुजा उठ खड़ा हुआ। तुम्हारे घर का एड्रेस है मेरे पास, मगर तुम्हारी इजाज़त के बगैर नहीं आना चाहता। ताई से भी मुलाकात हो जाएगी इस बहाने। जब जी चाहे आओ, मेरे कजिन हो, मुझे क्या एतराज़ होगा? पारस ने हल्के से आबरू उचकाए। थैंक्स। वो फीकी से मुस्कुराहट के साथ पलट गया। उसके पलटते ही पारस के चेहरे के तासरात बदले। बेरहम मुस्कुराहट की जगह सपाट संजीदगी छा गई। आंखों में अलबत्ता लम्हे भर को इस्तिराब झलका था, फिर खामोशी, सर्दपन। वो लॉबी से निकलकर बाहर चला गया था। पारस मोबाइल पर फाइज का नंबर मिलाने लगे। उसके अंदाज से अलबत्ता बेतवजी आया थी। अफजल बाबा ने पानी की टंकी बंद की, धुली तेकीची स्लेब पर रखी, मग टोकरी में डाले और साफी से हाथ पोंछते हुए अपने ख्याल में पलटे के एकदम डर गए। सामने फैजान खड़ा था। उन्हें डरते देखकर मुस्कुराया। सॉरी, मैंने आपको डरा दिया। नहीं, तुम कब आए? वो शर्मिंदगी से मुस्कुराए। बल्कि कैसे आए? एक किचन के पिछले दरवाजे से। उसने बेपरवाही से शाने उचकाए और कुर्सी पर बैठ गया। अफजल बाबा ने परेशानी से उसे देखा और फिर लॉन्च में खुलते दरवाजे को। इस तरह तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो? मेरे टेरेस से सब नजर आता है। पारस निकल चुके और उसकी माँ भी साथ ही गई है। बेफिक्र था।
हाँ, उन्हें दफ्तर जाना था। फ़िरोज़ा बेगम को कहीं रास्ते में उतारना था। अफजल बाबा फिर भी मुतमईन नहीं हुए थे। चेहरे पर परेशानी हुनूस मौजूद थी। उनमें से कोई किसी भी वक्त आ सकता है। जानता हूँ मेरा काम ज़्यादा लंबा नहीं है। पहले मुझे बताएं, पारस के अपनी माँ से कैसे ताल्लुकात हैं? अफजल बाबा शशपंच में पड़ गए। हाँ ठीक है, दोनों ज़्यादा बात नहीं करते। वैसे उसकी सौतेली माँ है। अच्छा, वो चौंका। भाई जी को पता थी ये बात? जाहिर है। अफजल बाबा ने इस बात में सर हिलाया और खिड़की के करीब आ खड़े हुए थे ताकि बाहर से कोई आता तो उन्हें नजर आ जाता। भाई जी से इसका कैसा रवैया था? बहुत अच्छा। दोनों में बहुत मोहब्बत थी। बाबा के लहजे में नरमी घुल गई, जैसे उन दोनों से ज्यादा बाबा को उनसे मोहब्बत हो। फाई से तनफर से सर झटका। सब ड्रामा है उसका। भाई जी की मौत का सबसे ज्यादा फायदा पारस को हुआ है। उनका सबसे बड़ा होटल उसने अपने नाम लगवा लिया और जानते हैं भाई जी ने कराची पिंडी वाला होटल भी उसके नाम कर दिया था। ये बात मुझे 2-3 माह पहले मालूम हुई। वो दबे दबे गुस्से से उठकर टहलने लगा। पता नहीं ऐसा क्या जादू किया उसने भाई जी पर के वो उस पर सब लुटाते गए। वो उससे बहुत मोहब्बत करते थे फैजी बेटा। मुझे यकीन है, मुझे किसी बात का यकीन नहीं। मेरा नसीब वो मेरे भाई की कातिल है और मैं अपने भाई के खून का बदला जरूर लूंगा। क्या करोगे तुम? अफजल बाबा खौफजदा नजर आने लगे, वही जो उसने भाई जी के साथ किया। वो बेरहमी से मुस्कुराया, फिर सर झटका। खैर, आपने मुझे बताया था कि भाई जी के सर पर लगी चोट से उनकी जैकेट की हुड भी फट गई थी। अफजल बाबा ने बमुश्किल अस्बात में सर हिलाया। वो जो समझ रहे थे कि वो सिर्फ पारस से मुंतफिर है तो गलत थे। वो तो बराबर का बदला चाहता था। वो जैकेट पारस से संभाल कर रखिए, आपने बहुत पहले बताया था। जी, एक दिन कमरे की सफाई करते मुझे वो नज़र आई थी। मुझे वो जैकेट चाहिए। फैजी बेटा, उसे शक हो गया तो? वो मज़ीद परेशान हो गई। बेफिक्र रही, बस देख कर लौटा दूंगा, साथ नहीं लेकर जाऊंगा। अच्छा बैठो, लाता हूँ। वो गुमगु कैफियत में सर हिलाते अंदर चले गए। वो कुर्सी पर बैठ गया और सरसरी नजरों से अतराफ का जायजा लेने लगा। चंद मिनट गुजरे तो आते दिखाई दे। उनके हाथों में एक प्लास्टिक का पैकेट था जिसमें एक जैकेट तय की हुई नजर आ रही थी। जल्दी से देख लो, वो आ न जाए। वो तशवीश से कहते हुए खिड़की में जा खड़े हुए। फाइज ने पैकेट मेज पर रखकर खोला, जैकेट निकाली। उसमें से खून की बू अभी तक नहीं गई थी। उसे जैसे कभी धोया नहीं गया था। पैकेट में बंद होने की वजह से बू भी अंदर ही थी। उसने जैकेट सीधी की। उसकी हुड दरमियान से फटी हुई थी। सुराख अखरोट के साइज का था और उसके गिर्द खून के वाज़ेह निशान थे। उसने हुड देखने के लिए जैकेट के ऊपर उठाया तो कुछ नीचे गिरा। छन छन छन। अफजल बाबा और फाइज दोनों चौके। जैकेट के अंदर शीशे का एक टुकड़ा था जो फर्श से टकराया मगर टूटा नहीं। उसने हैरत से टुकड़ा उठाया और उलट पलट कर देखा। वो सुर्ख नहीं था, यानी जैकेट का खून खुश्क होने के बाद अंदर डाला गया था। वो धुंधला सा था। किस चीज़ का हिस्सा था? कुछ कहा नहीं जा सकता था। क्या ये शीशा उनके सर में लगा था? मगर ये तो वो हैरत में पड़ गया। दफतन अफजल बाबा की घबराई हुई आवाज़ आई, फ़िरोज़ा बेगम आ गई, तुम जल्दी करो। वो करंट खाकर उठा और जैकेट तय करने लगा। अफजल बाबा ने तेज़ी से रोका, तुम जाओ, मैं कर लूँगा, बस जाओ। उसने जैकेट और शीशा वहीं छोड़ा। पहले मुतअस्सिब निगाहों से अफजल बाबा को देखा, फिर खिड़की से बाहर जहाँ फ़िरोज़ा बेगम लॉन के स्टेप्स पर थी और पारस पीछे गेट पर थी। वो यकीनन सड़क की सीढ़ियाँ देखने के लिए रुकी होगी, इसीलिए पीछे रह गई थी। वो किचन के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गए। अफजल बाबा ने जल्दी जल्दी पैकेट में सब डाला, उसे बंद किया और ऊपर चले आए। उसकी अलमारी में रख कर दोनों दरवाजे बंद करके जब वो कमरे से निकले तो पारस सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। उन्हें अपने कमरे से निकलता देखकर उसकी खूबसूरत आंखों में हैरत उभरी। उससे सवालिया आबरू उठाई। झाड़ पोछ सुबह रह गई थी आपके कमरे की, वही कर रहा था। वो मुस्कुराकर जल्दी से बताने लगे। वो हूँ कहकर सर हिलाती ऊपर सीने चढ़ने लगी। बेटी, जब वो उनकी एक तरफ से होकर निकलने लगी तो बेख्तियार पुकार उठे। जी। पारस ने रुककर उन्हें देखा। अफजल बाबा चंद लम्हे दुख से उसे देखते रहे। उनकी आंखें नम हो गई, फिर बोले, एहतियात करना। किससे? पारस हल्का सा चौंकी। हर किसी से। रिजवान साहब के बाद तुम्हारे दुश्मन बहुत से बन गए होंगे। पारस उदासी से मुस्कुराई। बाबा, अगर मुझे किसी से खतरा है कि वो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है तो वो कोई और नहीं, सिर्फ फैजान है, रिजवान का भाई। उसके अलावा मुझे कोई और कुछ नहीं कह सकता। अफजल बाबा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, आंखों में खौफ उतरा। मगर फैज़ी तो अमेरिका में।
पारस ने एक नज़र उन्हें देखा, एक गहरी नज़र, फिर हल्का सा मुस्कुराई। जानती हूँ। वो अंदर की सिमत बढ़ गई। अफजल बाबा के कदम गोया जमीन में गड़ गए। जानती हूँ? वो क्या जानती है? रिजवान हयात के बंगले के अगबी तरफ ऊंचा नीचा सा जंगल था। सर्व का दरख्त, वीराना खामोशी, दूर कहीं जानवर बोलते, परिंदे चीखते तो जिंदगी का गुमान होता, वरना बस एक जामत चिप सी थी। सुबह भी नीले रंग से सफ़ेदी में तब्दीली के इत्तिका में थी। हवा ठंडी सी चल रही थी। फर्श अपनी घर की ऊपरी मंजिल की खिड़की से झाँका तो वो ढलान उतरती दिखाई दे रही थी। सिया शॉल अब की उसने बकट डालकर ओढ़ रखी थी, ऐसी कि सीने पर लिपटे बाजू शॉल के अंदर थे। कुल्हा पूरी चप्पल के बजाय कैनवस शूज पहने और बालों को ढीले जोड़े में बांधे और सर झुकाई चल रही थी। वह यकीनन वॉक पर निकली थी। फाइज हल्का सा मुस्कुराया और झुककर जोगर्स पहनने लगा। फिर सीधा होकर उसने दोबारा नीचे देखा। वो जंगल की तरफ जा रही थी। फाइज ने एक निगाह अतराफ में दौड़ाई, जैसे उस तक पहुँचने का मुतबादिल मगर इत्तफाकिया टकराव का रास्ता ढूंढ रहा हो। फिर जैसे समझकर मुस्कुरा दिया। उसे लंबा चक्कर पड़ता था, मगर जाहिर है एक इत्तेफाक होगा। पारस के कैनवस शूज बिना चाप पैदा के नीचे गिरे पत्तों को रोंदते चले जा रहे थे। वो जमीन को देखती चल रही थी। उसका ज़हन जैसे कहीं दूर उलझा था। चलते चलते अब वो जंगल के अंदर पहुंच चुकी थी। दफातर ऊंची दरख्तों के दरमियान एक जगह वो रुकी। जूते की नोक से पत्ते हटाए एक कॉकरोच की शक्ल का कीड़ा पत्ते के नीचे से निकलकर तेजी से आगे जा रहा था। पारस रुककर उस कीड़े को देखने लगी। वो रेंगता उससे दूर जा रहा था। पंजों के बल जमीन पर बैठी और निगाहों से कीड़े का ताकुब करने लगी। उस वक्त उसकी आंखों में उदासी थी, लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, बेहद उदास मुस्कुराहट। दरख्तों के पत्ते हवा से जरा जरा खड़कने लगे। हल्की सरसराहट में उससे भी हल्की सरगोशियाँ सुनाई देने लगी। अनमिट कहानियाँ फिर से हर जगह छाने लगी थी। होटल की लॉबी में मामूल की गहमागहमी थी। रिसेप्शन डेस्क के पीछे सियाह लेडी सूट में बलबूस करी लड़की मुस्कुराकर सबको खुशामदीद कह रही थी। उसने दरमियान से मांग निकालकर बालों को कसकर जोड़े में बांध रखा था। कानों में बड़ी बड़ी बालियां थीं। वो बहुत पेशेवराना महारत और खुश अखलाकी से सामने खड़े साहब को कुछ बता रही थी। जब लॉबी में गैर महसूस हलचल मची, एक अलर्ट सी कैफियत जो मेहमानों को कभी नहीं और अमले को हमेशा महसूस हो जाती थी तब जब बॉस करीब होते। उसने भी बात खत्म करते एक नज़र कॉरिडोर को देखा। रिजवान हयात वहाँ से चले आ रहे थे। उनके अकब में सेक्रेटरी और बाईं तरफ एक आला ऑफिशियल थे। मेहरबान सूरज, सिया सफ़ेद मोछें, सुरमई कनपट्टियाँ और सर हिलाते मुस्कुराकर साथ वाले साहब की बात सुन रहे थे। पारस, बॉस इज हियर। लड़की के साथ खड़ा सूट में बलबूस रिसेप्शनिस्ट उसका नाम लेकर जेरलब बोला। वो भी ज़रा ज़्यादा अलर्ट सी खड़ी हो गई। हमारा बड़ा हमें देख रहा है, ये एहसास इंसान को सीधा करने के लिए काफ़ी होता है। वो चेहरे पर पेशेवराना मुस्कुराहट तारी के खड़ी कुन आँखियों से रिजवान हयात को देख रही थी। वो अपने ऑफिसर से बात करते करते एकदम रुके। उनकी निगाहें पारस के ऊपर टिके। वो एकाएक मुआसरत करते तेजी से उस तरफ आई। पारस ने भी इख्तियार उनको देखा और मुस्कुराई। खुश आमदीद मिस्टर हयात। मगर उन्होंने मुस्कुराए बिना जरा नाराज़ी भरी निगाह से उससे देखते हुए रिसेप्शन डेस्क से पेन उठाया और उसकी नोक से पारस की मान की दाईं तरफ छुआ, जैसे कुछ धकेला हो। वो एकदम पीछे हुई। एक कॉकरोच उड़ता हुआ पीछे रखे बड़े से गुमले पर जा बैठा था। पारस ने भी इख्तियार अपने बालों को छुआ और फिर बॉस को देखा। वो ब्रह्म से इसे देख रहे थे। आपके बालों पर कॉकरोच था मिस, और आपको एहसास तक नहीं हुआ? कोई बात नहीं सर, मैं इससे तो बड़ी ही हूँ। वो बहुत नरमी से मुस्कुराई। नॉट फनी लेडी। फिर उन्होंने परेशान खड़े साथी लड़के को देखा। मैट्रन को बुलाओ, सफाई के अमले को बुलाओ। मेरे होटल के लॉबी में कीड़े कहाँ से आए? यस सर। वो तेजी से फ़ोन की तरफ बढ़ा। पारस ने पलटकर गुमले को देखा। कॉकरोच सुकून से एक पत्ते पर चढ़ा बैठा था। सर, ये इंडोर प्लांट्स है, मगर इन्हें भी रोशनी की ज़रूरत होती है। आज जब धूप निकली थी तो घंटे भर के लिए इन्हें बाहर रखा गया था। ये तभी गुमले पर चढ़ गया होगा। आप ये कह रही कि हमारा सफाई का अमला इतना बेपरवाही का इतना बड़ा कीड़ा गुमले में नहीं देख सकता, या हमारे ड्रेन होल्स पर बाकायदा स्प्रे नहीं किए जाते? सर, स्प्रे बिल्कुल किए जाते, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। रे, इस बेचारी की बात तो एक कॉकरोच है। हिरोशिमा और नागासाकी में जब एटम बम बरसाए गए थे तो वहाँ कितने इंसान मर गए। जो बच्चे उनकी नस्लें तक माजूर हो गई, मगर एक चीज़ वहाँ तब भी असर लिए बगैर मज़े से फिर रही थी। वो मुस्कुराई। कॉकरोच। अब जिस चीज़ को अमेरिका के एटम बम नहीं खत्म कर सके, उसे स्प्रे और दवाइयाँ कहाँ खत्म कर सकती है सर? वो बहुत पुरसुकून ठंडे मगर मौदम अंदाज में कह रही थी। आपको एहसास है कि हमारे यहाँ कौन लोग आते हैं? किस आला पाई के अहदेदार आते हैं? मल्टीनेशनल्स आती हैं।
अगर कोई इस काकरोच को हमारे लॉबी का फर्श इस्तेमाल करते देख लेता तो वो उसी संजीदगी से उसे देख लेते। सिर यहाँ तो हमें सारी जिंदगी हमारे अपने रिश्ते इस्तेमाल करते रहते। अगर एक कीड़े ने जरा सा फर्श पर चल लिया तो क्या हुआ? अपना दिल भी तो बार बार धो लेते हैं हम, फर्श भी धुल जाएगा। पारस ने गहरी सांस लेकर शाने जरा से उचकाए। वो हल्का सा चौंक कर उसे देखने लगे। जब वो कुछ देर और कुछ न बोले तो पारस की मुस्कुराहट फीकी पड़ी। उसे जैसे मामले की संगीनी का एहसास हुआ। सर मैं आपसे माजरत खाऊं, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं फरजान मैडम से कह दूंगी कि सारे अमले को फिर से तंबिया हो जाएगी। मेरी बात को दरगुजर कर दीजिएगा। मुझे होटल यहाँ खड़े होने और बड़ी से बड़ी तलख बात को भी खुश अखलाकी से मिटा देने के पैसे देता है। मैं बस अपनी जॉब कर रही थी। वो मेज एक नज़र उस पर डालकर आगे बढ़ गई। सफाई का अमला पहुंच गया था। परेशानी, हलचल, मगर रिजवान हयात कुछ कहीं बिना जा चुके थे। पारस को जरा सी फिक्र हुई, फिर कंधे उचकाकर काम करने लगी। उसके सामने उबलते फव्वारे का पानी हुनूस गिर रहा था। हीरों की तरह गिरते कतरे ऐसा ऐसा मंजर मिटाते गए और सफ़ेद को गोरा कर दिया। फिर उस सफ़ेदी पर मीठे रंग उभरने लगी। देख, शकील को पैसे चाहिए हैं तो किसी भी तरह 3 लाख का बंदोबस्त कर। वो किचन में कड़ी स्लैब साफ कर रही थी जब पीछे से फैरोजा माई आकर बोली। उसने जैसे थकन से सर उठाकर उससे देखा। बाल पोनी में बांधे, सादा शलवार कमीज और स्वेटर में मलबूस वो थकान सदा लग रही थी। अम्मी, तुम जानती हो मेरी नई नई नौकरी लगी है। मुझे इतनी जल्दी एडवांस नहीं मिल सकता और 3 लाख तो एडवांस से भी इकट्ठा नहीं होगा। मुझे बातें न सुना पारो। तेरे भाई का ताज़ा ताज़ा कारोबार शुरू हुआ है दुबई में। अब पैसे नहीं देगी तो बरसों की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। कौन सी मेहनत? वो वापस स्लैब पर झुकते हुए हल्का सा बड़बड़ाई। पहले गैर कानूनी तौर पर दुबई गया, वहाँ पकड़ा गया, जमानतों के पैसे भरे, वो कर्जे उतरे नहीं के। मुंह में मिनमिन न कर, देख रही हूँ मैं तुझे। जब से मेरी आई बहुत जबान चलने लगी है तेरी। मगर याद रख, मेरे साथ झूठ बोला ना तो। कौन सा झूठ अम्मी? वो रोहनसी भी। इतना कर्जा नहीं मिल सकता, खुद को गिरवी रख दूँ क्या? सुबह न चला मेरे आगे, बस मुझे अपने बॉस वगैरह के पास ले जा, मैं खुद बात कर लूँगी। अम्मी, खुदा का खौफ करो। वो दहल गई। मैं होटल की एक मामूली रिसेप्शनिस्ट हूँ। मैं बॉस से किसी से मुलाकात का सोच भी नहीं सकती। कहा है कि आपको साथ ले जाऊँ? वैसे भी वो यहाँ नहीं होती, मुझे सब पता है। हमारे आसपास होटल का अमला ही रहता है। सुन लिया है मैंने कि बड़े साहब सुबह से इधर ही हैं और फ़ोन भी आ गया था। अभी तुझे रिजवान साहब ने बुलाया है अपने ऑफिस, शाम 5 से 6 बजे के दरमियान। बस मैं तेरे साथ चल रही हूँ। मुझे बुलाया रिजवान साहब ने, मगर क्यों? वो हक्का बुक्का खड़ी रहेगी। ये ड्रामे किसी और के सामने कर। 5 बजे तैयार रहना, मैं भी साथ चलूँगी। वो वाइल का नीला जोड़ा पहन लूँगी। वो जैसे होश में आई। नहीं अम्मी प्लीज़, क्यों बेइज्जती करवाती हो? उन्होंने मुझे डांटने के लिए ही बुलाया होगा। खुदा के लिए मेरे लिए और मुश्किलें खड़ी न करो। वो परेशान हो गई थी। स्पंज साबुन सब रख दिया। मैं कुछ नहीं सुन रही, मैं चल रही हूँ तेरे साथ। देखना, वो तुझे फ़ौरन कर्जा दे देगा। वो हतमी लहजा में कहकर दरवाजे से बाहर निकल गई। परस बेबसी से उसे जाते देखती रह गई। उसकी आंखों में मतौखा तौहीन के एहसास से पानी बना शुरू हो गया था। ओ मैडम आप? पूरी सांसों के दरमियान आती आवाज़। यादों का बलबुला टूटा। बेरंग पानी के साथ रंग फिजा में कतरों की सूरत बिखर गई। पारस चौंक कर पलटी। वो जंगल में थी। उसकी दाईं तरफ से फाइज भागता चला रहा था, ट्रैक सूट में मलबूस, बाल गीले, चेहरा वर्जिश की तमाज़त से गुलाबी होता हुआ उसके करीब आकर वो रुका और हैरत से उसे देखा। मुझे नहीं मालूम था कि आप भी इधर वॉक करती हैं। फिर उसने जरा फिक्रमंदी से उससे देखा। खैरियत मैम, अब ठीक है? पारस ने जवाब दिए बिना उस सिमत देखा जहाँ वो कीड़ा रेंग रहा था। अब वो उधर नहीं था। वो हाथ झाड़ती उठ खड़ी हुई। हाँ थैंक्स, कुछ खो गया था, तलाश करने की कोशिश कर रही थी। फिर उसने नफ़ी में सिर हिलाया। मगर हर खोई चीज़ वापस नहीं मिलती। अपने हाथों से किसी को खो दो तो वो कभी वापस नहीं मिलता। फाइज के चेहरे पर साया सा लहराया, लब भीज गए, आंखों में फतराहट आ गई। क्या इसने अभी एतराफ़ी जुर्म किया है? अपने हाथों से भाईजी को खोने का मतलब उन्हें जान से मारना है। पारस उसे देखे बिना सुस्त रवि से आगे चलने लगी। वो चेहरे पर ढेरों सख्ती और कुर्ब लिए उसके पीछे कदम उठाने लगा। आपने किसको खो दिया? वो धीरे से बोला। खत्मिल मकदूर कोशिश की। आवाज़ में सदपन न झलके, मगर उसकी लहजे की तलखी महसूस करने से बहुत दूर थी। मैंने बहुत कुछ खोया है और सब खुद ही खोया है। सब मेरा कसूर था। जैसे कदम कहीं और उठा रही थी पर कहीं और रहे थे। क्यों खुद को ब्लेम कर रही हैं? जो होता है किस्मत में लिखा होता है। मैंने बहुत कुछ गंवा दिया, खुद ही सब खुद ही किया। और जैसे उसकी बात सुनी नहीं रही थी। अपने
फॉर्मल को बुलाए वो खुद कलामी कर रही थी, किसी ऐसे मुसाफिर की तरह जो सब कुछ हार कर नंगे पांव सहरा में चल रहा हो, जिसे न प्यास हो न मंजिल को पाने की चाह। फाइज की माथे की रगें तन गई, आंखों के सामने उन गुजरे बरसों में बीते बहुत से पल लहराए। भाई जी, उसके बाप जैसे भाई, और इस औरत ने खुद ही उन्हें मार दिया अपने हाथों से, और कोई उसे सजा नहीं देगा। पारस आगे चल रही थी, वो नामहसूस अंदाज में झुका और जोगर्स के तस्मे जल्दी जल्दी खोल कर निकाले, फिर उनके दरमियान गिरा लगाया और सीधा हो गया। मैडम, आपको नहीं लगता कि अब बेजा खुद को परेशान कर रही हैं? उसके इन अकब में चल रहा था, लंबा तस्मा दोनों हाथों में लपेटते हुए उसकी पारस की पुष्प को देखती आंखें नफरत से भरी थी। रिजवान साहब चले गए तो अल्लाह की मर्जी थी, अभी बहुत कुछ है आपके पास, वालिदा, खानदान वाले घर, होटल, बहुत कुछ। अब उसकी बहुत करीब था, सिर्फ जरा से बाजू आगे बढ़ाकर तस्मा उसकी गर्दन की गिरफ्त लपेट सकता था। पता नहीं फाइज साहब, आप नहीं समझ सकते। वो सर झुकाई बोली तो वासिया हुआ कि उसकी इतने नज़दीक मौजूदगी से बखूबी वाकिफ थी। चीज़ें हैसियत नहीं रखती, इंसान भी नहीं रखते। अहम होती है रिश्ते, जब हम में से चीज़ें छीन ली जाए तो दिल डूब डूब कर उबरता है, मगर जब रिश्ते खो जाए तो दिल ऐसा डूबता है कि उबर नहीं सकता, सांस तक रुक जाती, मगर ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लगता पारस बीबी, मुझसे मेरा बाप जैसा भाई छीन लिया तुमने, तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा लाजिमम। उसने तस्मे हाथों में टाइट करते हुए सोचा और बाजू ऊंचे किए। पारस एकदम रुक गई, फाइज के हाथ फिजा में ही ठहर गए, सांस